हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, लास्ट जो लेक्चर हुआ था उसमें हमने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा था। अब आज हम आगे वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम इसके बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो वेव मैकेनिकल मॉडल ये मॉडर्न एटॉमिक मॉडल बोला जाता है। इस एटॉमिक मॉडल को समझने से पहले हम थोड़ा सा पीछे की ओर चलेंगे, जिसमें हमने बोहर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ा था, सोमरफील्ड एटॉमिक मॉडल पढ़ा था। बोहर्स एटॉमिक मॉडल क्या बताता है? बोहर्स एटॉमिक मॉडल सेज दैट इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ्स एंड दीज सर्कुलर पाथ्स आर नोन एज शेल्स और ऑर्बिट्स। तो आपका जो सबसे पहला सक्सेसफुल मॉडल था वो था बोहर्स एटॉमिक मॉडल। और बोहर्स एटॉमिक मॉडल इलेक्ट्रॉन को किसमें घूमते हुए पाता है? सेल्स में। अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल, इलेक्ट्रॉन ऑलवेज रिवॉल्व्स ऑन सर्टेन पाथ्स अराउंड द न्यूक्लियस एंड इट इज नोन एज ऑर्बिट और शेल। तो सबसे पहले हम मॉडर्न एटॉमिक मॉडल समझने से पहले फिर से हम कॉन्सेप्ट सेल और सबसेल का समझेंगे। उसके बाद ऑर्बिट कॉन्सेप्ट समझेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्स एंड सबसेल्स। तो इसमें सबसे पहले हम देखना चाह रहे हैं बोहर कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू बोहर एटॉमिक मॉडल, what are shells? Shells are the circular paths around the nucleus in which probability of finding electron is in which electron revolves. The circular paths around nucleus in which electron moves are known as cells. These are represented by K, L, M, N, O dot 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 और 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट। ये नंबर से डिनोट करते हैं या इनको इन लेटर से डिजिनेट करते हैं, K, L, M, N, O, P और 1, 2, 3, 4, 5। तो बोहर एटॉमिक मॉडल क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है न्यूक्लियस के चारों डेफिनेट सर्कुलर पाथ पर मूव करते हैं, इसलिए इनकी जो पोजीशन है वो और मोमेंटम वो एक्यूरेटली डिफाइन की जा सकती है, लेकिन ये हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अगेंस्ट है। तो इसलिए ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को सेटिस्फाई नहीं करता है। तो 10 according to Bohr's model, electron moves on well-defined सर्कुलर पाथ्स जो वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ है, ये इस तरह के वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ हैं और इन वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ पर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, इसलिए hence their position
and momentum can be defined accurately, but it is against Heisenberg's uncertainty principle. आगे थोड़ा सा इसको और मॉडिफिकेशन किया गया और इसके बाद सोमरफील्ड का एटॉमिक मॉडल दिया गया। अगर हम इस मॉडल को कंसीडर करके चलें तो जैसे फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इनकी एनर्जी इक्वल होगी, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन सब की एनर्जी इक्वल होगी। एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, सो इन पर्टिकुलर शेल द इलेक्ट्रॉन्स आर एट डेफिनेट डिस्टेंस, so their energy should be same। लेकिन आपका जो एटॉमिक मॉडल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पर्टिकुलर सब शेल में, उनकी सबकी एनर्जी एक जैसी नहीं होती है। इसलिए सेल्स को सब सेल में डिवाइड करने का जो आइडिया दिया था वो किसने दिया था? सोमरफील्ड ने। तो सोमरफील्ड क्या कहते हैं? तो अकॉर्डिंग टू Sommerfeld model of atom, electron do not revolve in only circular paths, but they can move in elliptical paths also। और हर elliptical path जो है वो करस्पॉन्ड होती है एक सबसेल के। तो सोमरफील्ड extended the Bohr's model and introduced the concept of elliptical orbits। Bohr's model and introduced concept of elliptical orbits। मतलब ये हुआ कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो मान लीजिए आपका थर्ड शेल है, तो थर्ड शेल में कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर घूम रहे हैं इस तरह से, कुछ इलेक्ट्रॉन इस तरह से, कुछ इलेक्ट्रॉन इस तरह से। तो इसकी पास जो है वो सर्कुलर के साथ साथ कैसी हो सकती हैं? इलिप्टिकल ऑर्बिट्स भी हो सकती हैं, और ये हर इलिप्टिकल ऑर्बिट्स करस्पॉन्ड होती है एक सब सेल की। तो these elliptical orbits are corresponds to a subshell। किसी भी सेल को मैक्सिमम 4 सबसेल में डिवाइड किया जा सकता है, और ये सबसेल हैं S, P, D and F। It means cells are divided into subcells and these subcells are S, P, D
and F. The maximum electrons which can accommodate in these subshells are 2, 6, 10 and 14. S सबशेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, P में 6, D में 10, F में 14. 2 plus 4 6, 6 plus 4 10, 10 plus 4 14. In this way you can remember the electrons in the subshells. तो किसी भी सबशेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? 2, 4, 2, 6, 10 एंड 14. तो ये जो दोनों कॉन्सेप्ट थे, ये आपका जो बोहर्स एटॉमिक मॉडल था और ये सोमरफील्ड एटॉमिक मॉडल था, इसमें इलेक्ट्रॉन को सेल्स में और फिर सेल्स को सबसेल में डिवाइड करते हुए बताया गया है. लेकिन ये ओल्ड कॉन्सेप्ट है. मॉडर्न जो कॉन्सेप्ट है, जिसको हम वेव मैकेनिकल मॉडल बोलते हैं, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल बोलते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को एक डेफिनेट एरिया में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी को मानता है. वो ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन इज नाइदर इन शेल नॉर इन सबशेल, बट इट इज इन द डेफिनेट एरिया, नॉट ऑन डेफिनेट पाथ, बट इट इज फाउंड इन डेफिनेट एरिया विच इज नोन एज एटॉमिक ऑर्बिटल. तो अब हम नए कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं, जो है हमारा ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट. इसको आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, वैसे आपको पहले कराया जा चुका है. तो अब हम देखते हैं वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम. एंड इन दिस मॉडल the electron is supposed to found in the orbitals, and these orbitals are not certain paths, but they are some areas around the nucleus in which probability of finding electron is maximum. तो अब आते हैं हम concept of atomic orbitals. ये है आपका क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम. देखिए, ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट को हम ऐसे समझ सकते हैं कि हाइड्रोजन एटम में क्या होता है, एक न्यूक्लियस है, उसके चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन रन कर रहा है. ये हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस हो गया, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन सपोज करिए ये है. हमने क्या किया कि एक हाइड्रोजन एटम को बहुत एनलार्ज करके देखा, और उस एनलार्ज हाइड्रोजन एटम के हमने कई फोटोग्राफ्स ले लिए. जब फोटोग्राफ लेंगे तो इलेक्ट्रॉन की अलग अलग पोजीशंस न्यूक्लियस के चारों ओर आएंगी, और हर फोटोग्राफ में एक न्यूक्लियस दिखेगा और एक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन दिखेगी. इन सारे फोटोग्राफ्स को जब एक साथ ट्रेस किया गया ट्रेसिंग पेपर द्वारा, तो जो पोजीशन निकल के आई वो क्या थी, उसको देखिए. This is the position of that one electron around the nucleus. क्या देखने को मिला कि जो वो इलेक्ट्रॉन है वो इसके और इसके बीच में, ये एक ही इलेक्ट्रॉन था. एक इलेक्ट्रॉन अगर डेफिनेट पाथ पर मूव कर रहा होता तो उसके चारों ओर इस तरह से लाइनिंग आनी चाहिए थी. लेकिन आपका जो
ट्रेसिंग पेपर पर आपने सारे जो पॉइंट्स ट्रेस किए वो इस तरह के दिख रहे हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो बना वो इस तरह का आया, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड फॉर H एटम। ये आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड हाइड्रोजन एटम के लिए, इसमें कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्लाउड फॉर वन इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन डू नॉट रिवॉल्व ऑन ए सर्टेन पाथ बट इट रिवॉल्व इन सर्टेन एरिया एंड दिस सर्टेन एरिया in which electron moves and the probability of finding electron is maximum, this is called orbital, या इसको हम कह सकते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल। तो आप समझ गए होंगे व्हाट इज एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल न्यूक्लियस के चारों ओर का वो एरिया है, थ्री डायमेंशनल एरिया है, जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, द एटॉमिक ऑर्बिटल may be defined as three-dimensional area around the nucleus in which probability of finding electron is maximum is known as orbital। ये आई गया है, द एटॉमिक ऑर्बिटल में बी डिफाइंड एज थ्री डायमेंशनल एरिया अराउंड द न्यूक्लियस in which probability of finding electron is maximum means 90 to 95%। हो सकता है कि कभी कभी इलेक्ट्रॉन इसके बाहर भी कुछ पोजीशन दिखाई दें, लेकिन हम उस एरिया को ऑर्बिटल कहेंगे जहां प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन के होने की सबसे ज्यादा होती है, उस एरिया को हम क्या कहेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल। अब जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट कर सकते हैं। इसलिए किसी सबशेल में जो ऑर्बिटल्स होते हैं, सबशेल में जितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं उसके हमेशा हाफ होते हैं। तो आप इसी में लिख सकते हैं एन एटॉमिक ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 electrons with opposite spin। देखिए ये स्पिन क्या है, जब कोई इलेक्ट्रॉन अपने इस तरह से घूम रहा है, ये घूम रहा है, तो ये अपनी एक्सिस पर भी घूमता है। अपनी एक्सिस पर ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है, लेकिन अपनी एक्सिस पर भी रोटेट कर रहा है, जैसे सन के चारों ओर अर्थ अपना मूव कर रही है और अपनी एक्सिस पर भी घूम रही है। तो एक ऑर्बिटल में सपोज 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज होगा तो एक होगा एंटी क्लॉकवाइज। इलेक्ट्रॉन के स्पिन को हम इस तरह से एरो से दिखा सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन इज क्लॉकवाइज एंड सेकेंड इलेक्ट्रॉन इज एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरह से हमारे एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के साथ हमेशा रहते हैं, सेम स्पिन में नहीं रह सकते, क्योंकि सेम स्पिन में उनमें रिपल्सन बहुत ज्यादा होगा, इसलिए वो सेम स्पिन के साथ एक ऑर्बिटल में नहीं आ सकते। जब भी दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसका स्पिन कैसा हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो इस तरह से किसी भी सबशेल में मैक्सिमम ऑर्बिटल्स कितने हो सकते हैं उनको भी देख लें। 10 10
the orbitals in different subcells can be as follows. देखिए आपको हमने 4 सबशेल बताए हैं, कौन कौन से? S, P, D, F। सबसेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन सबसेल S में 2, P में 6, D में 10, F में 40। तो हर सबशेल में ऑर्बिटल कितने बनेंगे? हाफ, क्योंकि एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2। सो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ईच सबशेल। S में 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक s ऑर्बिटल हो सकता है, 1s ऑर्बिटल। P में 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें 3p ऑर्बिटल्स हो सकते हैं। D में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसमें 5d ऑर्बिटल्स हो सकते हैं। And in f orbital there are 14 electrons, so there can be 7f orbitals। तो आपने ऐसे समझा कि पहले शेल था वो सब शेल में डिवाइड हुआ, और थोड़ा एग्जैक्ट पोजीशन बताने के लिए क्या कहा गया कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है? ऑर्बिटल में है। ये नया कॉन्सेप्ट है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। तो ऑर्बिटल्स एस सब शेल में 1, पी में 3 और डी में 5 और एफ में 7। अब इनमें इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे दिखाते हैं वो भी देख लीजिए। इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन ऑर्बिटल्स, इसको समझिए। हम अगर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना चाहते हैं एस ऑर्बिटल में तो इस तरह का एक स्क्वायर बनाएंगे और उसमें सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है 2 इलेक्ट्रॉन, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। इसी तरह से P में 3 ऑर्बिटल हैं, 3 ऑर्बिटल्स में आपके इलेक्ट्रॉन 6 हैं, तो हर एक में एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। इन D ऑर्बिटल देयर आर 5 ऑर्बिटल्स, D सब शेल में 5 ऑर्बिटल्स हैं और इनमें इलेक्ट्रॉन 10 आएंगे और उनको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसी तरह से F सब शेल में 7 आप इस तरह से अलग अलग ब्लॉक्स बना दें और इनमें 2 इलेक्ट्रॉन्स इन ईच ऑर्बिटल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सबशेल। तो ये आपको क्लासिफिकेशन समझ में आ गया होगा कि SPDF में कितने ऑर्बिटल्स हो सकते हैं और उन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को हम कैसे फिलअप करके दिखा सकते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। अब देखिए हम इन कॉन्सेप्ट को एक और इजी एग्जांपल देके आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक कंफ्यूजन ये रहता है कि आपने अभी बताया कि सेल्स में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, थोड़ी देर बाद ये आया कि सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन हैं, फिर आपने बताया सेल सब शेल में नहीं, इलेक्ट्रॉन कहाँ है? ऑर्बिटल में है। तो जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ती गई वैसे वैसे उनमें क्लैरिफिकेशन आता गया और उस क्लैरिफिकेशन के हिसाब से आपका
ये एक्सप्लेनेशन और मॉडल्स चेंज होते गए। तो अब हम इसको बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए हम एटम को एक स्कूल से कंपेयर करके देखें। एक स्कूल क्या है, एटम है अगर, तो जैसे आपको पता है कि स्कूल में क्या होते हैं, क्लासेस होते हैं, उसी तरह से एटम में क्या होते हैं, सेल्स होते हैं। जिस तरह से क्लासेस से 1 से 12 तक या 12 से अपर क्लासेस वाले कॉलेजेस होते हैं, तो क्लासेस होते हैं, क्लासों से मिलके स्कूल बना है, उसी तरह से सेल से मिलके आपका एटम बना है। एटम किसमें फर्स्ट क्लासिफिकेशन, सेल। सॉरी, अब देखिए क्लासेस को सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, तो उसी तरह से सेल्स को किसमें डिवाइड किया गया है, सब सेल्स में। सेक्शंस में क्या पड़ा होता है, सीट्स पड़ी होती हैं, उसी तरह से सब सेल में क्या होता है, ऑर्बिटल्स होते हैं। सीट्स पे क्या होता है, स्टूडेंट्स होते हैं, उसी तरह से ऑर्बिटल्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हम सिंपली किसी एटम को, एटम का जो डिवीजन है उसको समझना चाहते हैं, तो आप इस तरह से एक स्कूल से कंपेयर करके बड़ी इजीली आप उसको समझ सकते हैं कि जिस तरह से स्कूल में, एक स्कूल में क्लासेस होते हैं, स्कूल में जिस तरह क्लासेस होते हैं उस तरह से ही एटम में सेल्स होते हैं। क्लासेस आर डिवाइडेड इनटू द सेक्शंस, सब सेल्स आर डिवाइडेड इनटू सब सेल्स, सेक्शंस आर डिवाइडेड इनटू सीट्स, सब सेल आर डिवाइडेड इनटू ऑर्बिटल्स। ऑन सीट्स students are available, in orbitals electrons are available. So the exact position of electron is in the orbital. सेल्स आपको पता ही है, KLMNOP इनसे डिनोट करते हैं, सब सेल्स SPDF, ऑर्बिटल्स भी SPDF हैं, बट इनके 3, 5 और 7 होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आपके इस तरह से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो ये केवल हमने आपको एक सिंपली शेल और सबशेल और ऑर्बिटल को समझने के लिए हमने क्लासिफिकेशन आपको रिप्रेजेंट किया है कि आप किस तरह से एटम को कंपेयर कर सकते हैं स्कूल से। तो ये रहा आपका सेल, सबशेल और एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में। कल हम इसके आगे इनमें डिफरेंस, ऑर्बिट और ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, और ऑर्बिटल्स के टाइप क्या होते हैं इसके बारे में बताएंगे। थैंक यू।